हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी, तो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में डिस्कस किया गया है। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उन्हें दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। पहले देख लेते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इसका मतलब होता है कौन से और कितने एरिया में कौन लॉ बना सकता है वो बताता है ये। और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मतलब कि कौन से सब्जेक्ट मैटर में कौन सा लॉ बन सकता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एरिया में, इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेट्रा, जिसमें भी कौन सा लॉ बन सकता है वो इस बारे में बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 245 में दिया गया है। इसमें तीन चीज़ों की बात की गई है: पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। सबसे पहले पार्लियामेंट देख लेते हैं। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर होल इंडिया और इट्स टेरिटरी, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो इंडिया में, पूरी इंडिया के लिए और उसकी टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकता है। सेकेंड है लेजिस्लेटिव, जो ये बोलता है लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि लेजिस्लेटिव के पास ये पावर होती है कि वो उसके स्टेट या उसके स्टेट के कोई से भी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। थर्ड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, मींस पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर आउटसाइड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि जो इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी है वो उनके लिए लॉ बना सकते हैं। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट के पास नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आउटसाइड प्रॉपर्टी के लिए लॉ बना रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो इसका आंसर है फॉर दिस, इन्होंने टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट बना के रखा है, जो कि ये डिसाइड करता है, जो बताता है कि वो सही है या नहीं। इसको एक केस से देख लेते हैं। वॉलेंस वर्सेस आईटीसी बॉम्बे, यानी कि इनकम टैक्स कमीशन बॉम्बे का केस देख लेते हैं। इन दिस केस एक कंपनी थी, वो इंडियन फर्म की पार्टनर थी। इनकम टैक्स कमीशन कंपनी को टैक्स लेना चाहता था, कंपनी से टैक्स लेना चाहता था। तब ये कहा गया था कि क्योंकि उस कंपनी का मेजर इनकम इंडिया से भी हो रहा है, तो इनकम टैक्स कमीशन उससे टैक्स ले सकता है। टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाना चाहती है और जिस सब्जेक्ट मैटर पर वो लॉ बनाना चाहती है, इन दोनों के बीच में एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर इन आर्टिकल 245? तो इसका जवाब है नो। इसे तीन एक्सेप्शंस में देख लेते हैं इसका जवाब को। पहला है आर्टिकल 240, जो बोलता है इसमें 4 यूनियन टेरिटरीज है: दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इन 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनके पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लॉ बना सकती है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि इन चारों स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। सेकंड है 5th शेड्यूल। ये कहता है कि ये शेड्यूल्ड एरियाज को कवर करता है। इसमें ये कहा गया है कि इन स्टेट्स के जो भी कवर्ड शेड्यूल्ड एरिया में कवर्ड स्टेट्स हैं, उनके गवर्नर के पास ही पावर होती है कि वो एनी टाइम, किसी भी वक्त वो ये कह सकते हैं कि इन शेड्यूल्ड एरियाज में पार्लियामेंट के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। थर्ड है 6th शेड्यूल। इसमें स्टेट्स आती है असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इन ट्राइबल एरियाज में इनके गवर्नर के पास ये पावर होती है कि इन एरियाज में पार्लियामेंट के लॉ को अप्लाई होने से वो मना कर सकते हैं किसी भी वक्त। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेटिव। इसमें सेंटर स्टेट के पास जो पावर है उन्हें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जो कि लिस्ट नंबर 1 है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जो कि लिस्ट नंबर 2 है। एंड तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि लिस्ट नंबर 3 है। सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, एटॉमिक एनर्जीज एक्सेट्रा।
ये बोलता है इसमें टोटल 100 आइटम्स हैं जिस पर लॉ बनाने की पावर यूनियन के पास होती है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट, जो कि लिस्ट नंबर 2 है। स्टेट लिस्ट में रीजनल इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजनर्स एक्सेट्रा। इसमें टोटल 61 आइटम्स होते हैं जिस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर जो होता है वो स्टेट के पास होता है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि लिस्ट नंबर 3 है। इसमें 52 आइटम्स है टोटल। इस पर यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 246, जो ये बोलता है इसमें लिस्ट नंबर 1 और 3 में जो भी आइटम्स हैं उन पर पार्लियामेंट चाहे तो इन पर लॉ बना सकता है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 248। इन 3 लिस्ट के अलावा कोई और आइटम अगर आता है तो उस पर लॉ बनाने का राइट यूनियन के पास होता है, ये बोलता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, या किसी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन उसको संभालेगा, तो ये देख लीजिए, यूनियन जो है वो मोर पावरफुल है कॉन्करेंट लिस्ट से, और कॉन्करेंट लिस्ट मोर पावरफुल है स्टेट लिस्ट से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर पॉसिबल फॉर विच दिस अरेंज हैज़ टू चेंज। तो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकता है। सेकंड है राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन, मतलब कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है तो उस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, इसी के लिए राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है। थर्ड है ऑन स्टेट रिक्वेस्ट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करके किसी सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए बोलते हैं, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाए, देन पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। फोर्थ है इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। अब देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये कैसे बना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के पावर्स का डिवीजन होना ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर है। दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट्स मैटर हैं लॉ बनाने के लिए, बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिस पर सेंटर स्टेट के मैटर पर और स्टेट सेंटर के मैटर पर लॉ बनाना चाहता है। तो ऐसा कोई लॉ आता है तो कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे कि वो सही है कि नहीं, तो ये डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करते हैं। इसको एक केस के साथ समझ लेते हैं, केस ऑफ प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। इस केस में मनी लेंडर्स कितना अमाउंट लेंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे उस अमाउंट से, लोन के ऊपर जो दिया था उन्होंने, उसके ऊपर स्टेट रेगुलेशन ने बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 पास किया था। क्योंकि मनी लैंडिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड मनी लैंडिंग लिस्ट 2 की एंट्री 7 में आता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को चैलेंज किया था क्योंकि ये जो एक्ट है ये प्रॉमिसरी नोट को भी गवर्न करता है और प्रॉमिसरी नोट एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। प्रॉमिसरी नोट जो है वो लिस्ट नंबर 1 की एंट्री 28 में आता है। तो ये देखने के लिए कि ये लेजिस्लेशन वैलिड है कि नहीं, कोर्ट ने डॉक्ट्रिन अप्लाई किया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल 254 जो कि रिपग्नेंस की बात करता है, मतलब कि अगर सेम सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं तो आर्टिकल 254 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर के लिए पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो ही वैलिड होगा, जो स्टेट ने बनाया है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेजिस्लेशन रिलेशंस पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।